ऑन लूप। मैं हूँ रोहा नदीम, मेरे साथ है मजर अरशद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो अभी तक की आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 की कैंपेन है उसके बारे में। द हाइज एंड द लोज, क्या प्रॉब्लम एरियाज हमने डिस्कस किए। सबसे पहले ऑफ कोर्स हम बात करेंगे अभी तक की पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट मैच, Pakistan versus South Africa, the big important match for Pakistan, and क्या chances हैं पाकिस्तान के going ahead from that match. And of course, we will talk about the top 4 teams. According to Mazhar and myself, हमें क्या लग रहा है इस वक्त top 4 teams कौन सी होंगी, which look the strongest. But पहले let's talk about Pakistan's overall performance in the World Cup so far. Their bowling, their batting, the combinations. फिटनेस शाहीन की जो कि एक बहुत बड़ा इस वक्त इशू बना हुआ है, इसके ऊपर हमें बात करनी है. सो दैट्स व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू गाइस टुडे ऑन क्रिकेट ऑन लूप. मजर, हाय, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. हाउ इज इट गोइंग फॉर यू अभी तक, यू नो, बीइंग देयर, सीइंग पाकिस्तान's मैचेस, ऑल दीस ग्रेट गेम्स दैट हैव बीन हैपनिंग? देखिए, बहुत जबरदस्त वर्ल्ड कप जा रहा है. आई थिंक कि कुछ मैचेस जो हैं वो रेन अफेक्टेड हुए हैं. अगर आप उस चीज को निकाल दें तो आई डोंट थिंक कि इतना कंपेटिटिव T20 वर्ल्ड कप जो है वो कभी हुआ है. कि बहुत काफी जो है हमने क्लोज फिनिशेस देखी हैं कि आखिरी ओवर में लास्ट बॉल के ऊपर जो है वो मैच के रिजल्ट्स आ रहे हैं. और फिर जो लो रैंक टीम्स हैं उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है. जिस तरह हमने देखा है कि आयरलैंड की जो टीम है वो इस टाइम सुपर 12 में है, उन्होंने वेस्ट इंडीज को नॉकआउट किया. फिर जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस आपके सामने है कि वो भी सुपर 12 में है, उन्होंने बड़ी टीम्स को काफी टफ टाइम दिया है. पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने मैच भी जीता है. और इवन जो जिम्बाब्वे बांग्लादेश का मैच था वो भी देखें लास्ट बॉल के ऊपर डिसाइड हुआ है. पाकिस्तान के दोनों मैचेस जो हैं वो लास्ट बॉल के ऊपर डिसाइड हुए हैं. तो आई थिंक बहुत ही कंपेटिटिव टूर्नामेंट हुआ है वो जिम्बाब्वे वाला मैच. दैट वाज क्वाइट अ थ्रिलर एंड यू आर राइट. अभी तक सारे मैचेस जो हैं, those that have not been affected by rain, they have been so thrilling to watch. और स्टेडियम से बैठ के देखने का तो एक और ही उसका एटमॉस्फेयर ही बिल्कुल indescribable होगा. बट यू नो, अभी तक पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, द गेम्स दैट दे प्लेड, not quite working in their favor. The conditions especially, हमें लगा था कि हमारी bowling attack जो है इतनी strong, इतनी solid है कि हम पर्थ जैसे ट्रैक पे या even in the rest of Australia we would be a formidable side. But Mazhar, what do you think has been going wrong with Pakistan? You know, if we talk about the problem areas, do you think ye jo problem areas aaye, let's talk about the batting first. Do you think this is something new and surprising, or has this been in front of us for so long और अभी तक हम उसका कोई solution figure out नहीं कर पाए हैं? नहीं, देखिए, प्रॉब्लम तो पाकिस्तान की बहुत देर से चल रही थी. आपका जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है, इवन जब लास्ट टाइम पाकिस्तान अच्छा भी परफॉर्म कर रहा था तो तब भी पता चल रहा था कि जहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस होंगी, जहाँ पे टॉस फैक्टर नहीं होगा तो वहाँ पे मुश्किलात हो सकती हैं. और कई इस तरह के मौके आए. अभी रिसेंट जो पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज थी, आप देखेंगे इंग्लैंड की वो की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, बट स्टिल इंग्लैंड वन द सीरीज 4-3. और उनके कैप्टन जाते जाते तो ये भी कह के गए थे कि हमने तो 6-1 जीत जाना था, हमसे कुछ मैचेस में परफॉर्म नहीं हुआ. तो आई थिंक पाकिस्तान मोस्टली जो है अपने बॉलर्स की वजह से ही जो है वो मैच जीत रहा था. इवन जो जिम्बाब्वे वाला मैच था, आई थिंक बॉलर्स दे डिड अ वेरी गुड जॉब. 130 के ऊपर जब आप किसी टीम को आउट कर देते हैं तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपके बैटर्स हैं, जिस तरह की मर्जी कंडीशंस हो, दुनिया की आप सबसे ज्यादा मुश्किल कंडीशंस लें, एक T20 मैच में 130 रन करना अगर आपकी टीम नहीं कर रही तो ये बहुत बड़ा फेलियर है. तो आई थिंक काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है पाकिस्तान की तरफ से. टेक्टिकली जो है वो पाकिस्तान ने बहुत मिस्टेक्स की. अगर पाकिस्तान पहले मैच में जो है वो एक फास्ट बॉलर खिला लेता एक्स्ट्रा तो शायद ये नौबत ना आती. लेकिन ये है कि जो आई थिंक जो ओवरऑल जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वो काफी मायूस कुन है. इवन जो आप एक मैच जीते हैं नेदरलैंड्स वाला, उसमें भी जिस तरीके से पाकिस्तान ने वो टारगेट को जो चेज किया है वो काफी आई थिंक कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं था. तो आई थिंक ओवरऑल फैंस में भी जो है इस टाइम काफी एक मायूसी है. अच्छा, ये इंटेंट की जो एक एब्सेंस ऑफ इंटेंट है, हम बहुत सुन रहे हैं कि देयर इज नो विजिबल इंटेंट फ्रॉम द बैटिंग ऑर्डर, खास तौर पे टॉप ऑर्डर से. हमने मिडिल ऑर्डर के ऊपर तो काफी क्वेश्चंस उठाए हैं. यू नो, इन द लास्ट फ्यू मंथ्स वी हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट who comes in at 4 and 5, but so far in these 3 games the top order has really failed to deliver on its role. ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खास तौर पे, क्या लग रहा है ये इंटेंट जो है, इसकी जो एब्सेंस है, ये कहाँ से टीम के अंदर ये माइंडसेट जो है ये इंस्टिल हुआ है, और कब हम इस माइंडसेट से निकलेंगे? बिकॉज ऑलरेडी लूजिंग टू जिम्बाब्वे एंड देन यू नो बिफोर दैट इंडिया
एक बहुत बड़ा शॉक है टू द एंटायर नेशन। देखिए रोहा, 2 साल से तो माइंडसेट की बात जब भी की गई है, उल्टा उन लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है जिन्होंने उस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की है कि आपके जो स्ट्राइक रेट के इश्यूज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। आजकल की क्रिकेट में यू कैन नॉट प्ले फॉर द एवरेजेस, आपको एक इम्पैक्ट क्रिएट करना होगा, और वो हमने इस वर्ल्ड कप में देख ली है कि वो नहीं हो पा रहा। लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप था, ठीक है वो एक अच्छा टूर्नामेंट था, लेकिन अगर आप उसमें भी देखें तो आप कई मैचेस तो अपने बॉलर्स की वजह से जीते हैं। जो न्यूजीलैंड वाला मैच था उसमें आपके बॉलर्स ने आपको 150 से कम का टारगेट जो है वो दिया, यानी कि आप फर्स्ट इनिंग्स में आपने अच्छी बॉलिंग की। फिर जो अफगानिस्तान वाला मैच था उसमें भी 150 से कम था। इंडिया वाला जो मैच था वो आई थिंक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट थी पाकिस्तान के ओपनर्स की, उसको कोई भी जो है वो डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद काफी जो आपके मोस्टली जो मैचेस थे वो तो आप बॉलर्स की वजह से जीत रहे थे। जहां तक बात है पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर की, ये भी आई थिंक एक बहुत गलत परसेप्शन बनी हुई है कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता। अगर आप अभी इस वर्ल्ड कप में भी देख लें, इंडिया वाले मैच में जो आप 160 तक गए हैं वो आपका मिडल ऑर्डर ही आपको लेके गया है। फिर जो ट्राई सीरीज का फाइनल हुआ, आपके मिडल ऑर्डर ने आपको आखिरी 10 ओवर में 100 रन चेस करके दिए। उससे पहले ट्राई सीरीज के एक मैच में नवाज ने आके आपको मैच जितवा के दिया। फिर एशिया कप में आप देखें जो आपने इंडिया के अगेंस्ट 180 चेस किया, आपके मिडल ऑर्डर ने परफॉर्म किया, आपने आखिरी 10 ओवर्स में 100 रन चेस किया। अफगानिस्तान वाले मैच में शादाब ने मिडल ऑर्डर में आके रन किए, एंड पे नसीम शाह ने 2 छक्के मारे। फिर अगर आप पिछले वर्ल्ड कप में भी अगर आप चले जाएं, आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 130 140 का टारगेट चेस किया, लेकिन एंड पे फिनिश आके जो है आपके मिडल ऑर्डर ने किया, उसमें शुएब मलिक और आसिफ अली की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। अफगानिस्तान वाला मैच जिसमें बाबर आजम ने 50 रन किए, वो एंड पे आके फिनिश आके मिडल ऑर्डर ने किया। तो अगर मैं ये गिनने के ऊपर आऊं तो पिछले 1 साल के अंदर कोई 10-12 ऐसे मैचेस हैं जिसमें या तो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर ने मैच जितवाया है या आपको वो एक अच्छी विनिंग पोजीशन तक लेकर आया है। लेकिन फिर भी ये एक परसेप्शन बनी हुई है कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता। उसकी वजह ये है कि हम लोग एवरेजेस और 50s और माइलस्टोन्स की तरफ चले जाते हैं। ऑब्वियसली जो मिडल ऑर्डर वाले बैट्समैन है वो आपको 50 के एवरेज पे रन नहीं करके दे सकते, वो 50s नहीं कर सकते, वो 70-80 रन की इनिंग्स नहीं जो है कर सकते। तो लोग उन चीजों को भूल जाते हैं और सिर्फ 50s को याद रखते हैं, और उनमें कई ऐसी 50s होती हैं जिससे कि आपकी टीम का नुकसान हुआ होता है। तो आई थिंक ये मजर ये जो ओवरऑल आपकी बात है, यही बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने ये बहुत दफा डिस्कस किया है हमारे शोज में कि एवरेज वर्सेस इम्पैक्ट, ये जो डिस्कशन है, व्हाई डू यू थिंक हमारे टॉप ऑर्डर को, डू यू थिंक द टॉप ऑर्डर इज नॉट केपेबल ऑफ डिलीवरिंग ऑन दैट इम्पैक्ट, यू नो, एक वो जो इम्पैक्टफुल नॉक होता है जो पावर प्ले में चाहिए होता है, ये बात उनको क्या समझ में नहीं आ रही है? डू यू थिंक के दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिले द इनएविटेबल व्हिच इज having to split up और किसी और को ओपन करवाए with बाबर और with रिजवान? नहीं, देखे मैं इस चीज से तो एग्री नहीं करूंगा कि जो मिडिल ऑर्डर है उनकी स्किल नहीं है, या जो आपका टॉप ऑर्डर है उसकी ऐसी कोई स्किल नहीं है कि वो रन नहीं कर सकते। अगर आप मोहम्मद रिजवान की अगर आप आखिरी 5 ओवर्स में अगर उनका स्ट्राइक रेट देखें तो वो 160 170 के स्ट्राइक रेट के ऊपर वो बैटिंग करते हैं आखिरी 5 ओवर्स में। तो यही मतलब कि क्वेश्चन है कि अगर आप आखिरी ओवर्स में 170 के स्ट्राइक रेट के ऊपर बैटिंग कर सकते हैं तो मिडिल ओवर्स में आप एटलीस्ट 120 130 के ऊपर तो जाएं। बट आई थिंक आई डोंट नो कि मतलब कि पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से इन चीजों को लेता है। लेकिन जो लास्ट मैच जो पाकिस्तान ने जीता है अगेंस्ट नेदरलैंड्स, उसमें एक बहुत मतलब कि हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो इस वजह से स्लो खेलता है कि उनको मिडिल ऑर्डर पे ट्रस्ट नहीं है, उनको ये डर है कि मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा। तो आखिरी जो लास्ट जो मैच था उसमें 8 विकेट्स हाथ में थी, 10 ओवर्स में जो है आपको 10-20 रन चाहिए, और फिर भी पाकिस्तान ने आखिरी 35 गेंदों के ऊपर सिर्फ 30 रन किए। तो इसके ऊपर मतलब कि क्या एक लॉजिक हो सकती है, जहां पे तो मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स भी नहीं हो रहा था, सिर्फ 10-15 रन रह गए थे, और उसमें भी जो है पाकिस्तान ने रन रेट की परवाह नहीं की। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये मतलब कि पाकिस्तान की क्या प्लानिंग होती है, क्या लॉजिक होती है, क्योंकि क्रिकेटिंग लॉजिक से जो है ये चीज खाली है कि आप एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं जिसमें कि रन रेट जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। Exactly. और आप 92 रन का टारगेट चेस कर रहे हैं और आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन के अंदर हैं, फिर भी आप आखिरी 35 गेंदों के ऊपर 30 रन कर रहे हैं। तो ये उसके बाद आप कहेंगे कि हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, इस वजह से हम ऐसे बैटिंग कर रहे हैं, तो ये मेरी तो समझ में ये वाली बात नहीं आती। Right. Let's move on to another problem area, मजर। इसके बारे में भी स्पेशली आपकी मेरी तो बहुत तवील डिस्कशंस हुई है। शाहीन शाह अफरीदी, उनकी फिटनेस इस पॉइंट पे 3 गेम्स के बाद हमने देख लिया है कि जो वार्म अप गेम में हमें नजर आए थे शाहीन, परहैप्स ही इज नॉट रेडी टू डिलीवर एट दैट
at that level internationally. अभी आप मुझे बताएं, do you think it was a right decision to have him in the side? पहले के 1-2 मैचेस में कम से कम उनको नहीं खिलाना चाहिए था. What is your take on this whole शाहीन फिटनेस thing? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शाहीन अफरीदी उस तरीके से फिट नहीं है जो कि हमने उनको पास्ट में देखा है. आप अगर इस वर्ल्ड कप में भी देखें तो उनकी जो एवरेज स्पीड है, उनकी एवरेज पेस है, वो 134 किलोमीटर्स पर आवर है. अगर आप इसको कंपैरिजन करें पिछले वर्ल्ड कप से जो कि यूएई में हुआ, जिसमें उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, तो उसमें उनकी एवरेज जो स्पीड थी वो 139 थी. और इस वर्ल्ड कप के जो शुरू के जो मैचेस थे उसमें एक भी ऐसी बॉल नहीं थी शाहीन की कि जिसकी स्पीड 145 प्लस हो. 145 में इसलिए से कह रहा हूँ कि 145 इज इक्वल टू 90 माइल्स पर आवर. तो वो उस तरह की फिटनेस अभी उनकी नहीं है. लेकिन आई थिंक थोड़ी सी एक कैच 22 सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि आपने फिर एक प्लेयर को मैच प्रैक्टिस भी तो देनी है. मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा, बट आई थिंक पाकिस्तान जो है शायद ये सोच रहा होगा कि कहीं ना कहीं जाके तो उन्होंने ये स्टेप लेना था कि शाहीन को वो खिलाएं, और ऑब्वियसली थोड़ा रिदम में आने में थोड़ा टाइम लगता है. Do you think the World Cup was right time to give him match practice? I don't think the World Cup was an ideal. जी ये मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल जो है आपकी बात से एग्री करूं. मैं इस वजह से मैंने पहले कहा कि मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो शायद ये सोच रहा होगा कि अगर हम इनको 1-2 मैचेस खिला लेते तो हो सकता है कि जो अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता था तो तब तक जाके जो है वो उनके पास वो रिदम और उनकी फिटनेस आ जाती है. आई एम श्योर कि अगर शाहीन अफरीदी खेले हैं तो वो पाकिस्तान के जो कंसल्टेंट्स हैं, जो आई मीन जो डॉक्टर्स हैं, जो उनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, आई थिंक उन्होंने अलाउ या परमिट किया होगा तो पाकिस्तान ने उनको खिलाया है. हाँ, ये डिबेट की जा सकती है कि क्या आप वर्ल्ड कप में किसी प्लेयर को जो है सिर्फ रिदम देने के लिए या कि वो अपनी मैच फिटनेस को गेन कर ले, क्या वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में आप उसको खिला सकते हैं? आई थिंक इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है. लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि शायद पाकिस्तान ये सोच रहा था कि अगर हम इनको शुरू में खिला लें तो अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो तब तक जो है वो उनकी फिटनेस जो है वो तब तक मुकम्मल हो जाए. अच्छा मजर, हमने जो प्रॉब्लम एरियाज उनके बारे में तो काफी बात की है. ऑफ कोर्स द बैटिंग अ लॉट नीड्स टू बी लुक्ड एट, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी सामने आए हैं इस वर्ल्ड कप में, स्पेशली विद द बॉलिंग अटैक. हमने देखा शाहीन की एब्सेंस में the bowlers have stepped up brilliantly, especially Haris Rauf, who is the most experienced one right now. उनकी तरफ से बहुत improvement नजर आ रही है. मोहम्मद वसीम जूनियर also looking fantastic in Australia. क्या कहना चाहेंगे आप अभी तक, how spectacular the bowling has been despite everything else going wrong with the team? देखिए, बॉलर्स तो पाकिस्तान को हमेशा से मैचेस जितवाते हैं. जो भी इंग्लैंड वाली सीरीज थी आप देखें, जो पाकिस्तान 3 मैचेस जीता, 2 मैचेस तो आपके बॉलर्स ने जो है वो स्मॉल टारगेट्स को जो है वो डिफेंड किया. 160 140 इंग्लैंड के अगेंस्ट डिफेंड करना. फिर उसके बाद ट्राई सीरीज में भी पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की थी, और इवन यहाँ पे जिम्बाब्वे को 130 के ऊपर जो है वो रोका, नीदरलैंड्स की टीम को 91 के ऊपर. इवन इंडिया वाला जो मैच था आई थिंक वो एंड तक पाकिस्तान के कंट्रोल में था. वो तो विराट कोहली ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली और वो जो 2 छक्के मार के उन्होंने बिल्कुल मैच को जो है वो बदल दिया. अदरवाइज पाकिस्तान ने आई थिंक उसमें भी पाकिस्तान के बॉलर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था. हाँ, ये रिग्रेट जो है पाकिस्तान को जरूर रहेगा कि वो बॉलर जिसने कि 2 मैचेस में 6 आउट किए हैं अभी, मोहम्मद वसीम जूनियर जिन्होंने 4 आउट किया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और फिर उसके बाद 2 उन्होंने मजीद विकेट्स ली, वो पहला मैच नहीं खेले. तो अब वो आई थिंक एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को ये रिग्रेट रहेगा कि अगर पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट भी 4 फास्ट बॉलर्स खिला लेता, और ये शुरू से मतलब काफी देर से ये बात हो रही थी पिछले 3-4 महीने से कि 4 पेसर्स आपको खिलाने चाहिए, लेकिन आई थिंक एक बहुत बड़ी जो है वो पाकिस्तान से मिस्टेक हुई. तो लेकिन पॉजिटिव्स यही हैं कि आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. शादाब खान की इन कंडीशंस में जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, कि आप देखें कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो है वो स्पिनर्स ने थोड़ा स्ट्रगल किया. स्पिनर्स को जो है वो कैप्टन की कोशिश होती है बस किसी तरीके से स्पिनर का ओवर्स जो है उनके निकल जाएं, और हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो आके जो दूसरी जो टीम है उनका जो टोटल है उसको जरा नीचे करे. उन कंडीशंस में भी आई थिंक शादाब खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की. और एक मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार अहमद ने जो इंडिया के अगेंस्ट जो इनिंग्स खेली है, वो एक बहुत जबरदस्त इनिंग्स थी अंडर प्रेशर, कि आपके शुरू में जो है वो 2-3 आउट हो गए, पावर प्ले में बिल्कुल रन नहीं थे, फिर इफ्तिखार ने आके वो इनिंग्स खेली. आई थिंक ये जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव्स हैं. Mazhar, let's talk about the preview
let's preview the South Africa game. एक बहुत important game है. South Africa, of course, are one of the favorites to win this World Cup, and what an attack they have. उनकी टीम को खेलते हुए देख के ये फील हो रहा होता है कि ये टॉप 2 तक तो अपना बिल्कुल मार्क बना सकती हैं. What do you think Pakistan should be looking to do against South Africa? It's a very important must win game for Pakistan. Combinations की अगर हम बात करें, especially in that top order, Haider Ali जो है, he has not been performing उस तरह से. So now Fakhar is back in. Good to see him back in the side, and of course Shan coming in at 4. क्या लगता है, अब क्या सोच रही है टीम मैनेजमेंट, especially against South Africa's pace attack? देखिए, सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक एक तो वो चेंज करने की जरूरत है. मैं तो 1 साल से कह रहा हूँ कि बाबर और रिजवान जो हैं वो उनका इस कॉम्बिनेशन में जो है ओपन करना नहीं बनता. एक को जो है नीचे आना होगा. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक रिजवान को नीचे आना चाहिए, क्योंकि रिजवान के अंदर जो एक वो पावर हिटिंग वाली जो स्किल है वो थोड़ी बेहतर है. तो अगर उनको आखिरी 5 ओवर्स में भी बैटिंग करनी पड़े तो वो कर सकते हैं. लोग ये कहते हैं जी कि वो पहले मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, उनसे तो रन्स नहीं होते थे, तो अब आप कैसे कह रहे हैं? तो उस टाइम टीम की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट थी और तब रिजवान अपनी पीक के ऊपर नहीं पहुंचे थे. पिछले 2-3 सालों में उनकी T20 क्रिकेट में उन्होंने काफी इंप्रूव की है. उनके पास स्किल्स हैं, आप उनको नीचे ट्राई करें. आई मीन अगर तो बाबर आजम और फखर ओपन करते हैं, तो अगर बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते हैं तो आप रिजवान को 3 पे भेज दें. लेकिन अगर बाबर आजम क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, फखर आउट हो गए हैं, तो आप एक अग्रेसिव बैट्समैन को भेजिए उनके साथ, तो थोड़ी बहुत हिटिंग कर सकते हैं. आप देखिए इस टूर्नामेंट में अभी तक तो सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के इंप्रेसिव बैट्समैन लगे हैं वो इफ्तिखार अहमद है, और उनको पाकिस्तान ने जो है वो ड्रॉप करके नंबर 5 के ऊपर कर दिया. तो ये भी आई थिंक थोड़ा गलत है कि आपके जो वो बैटर्स जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, द लाइक्स ऑफ इफ्तिखार, नवाज, शादाब, उनको बॉल्स ही नहीं मिल रही. शान मसूद आइडियली शुड बी ओपनिंग द इनिंग्स, लेकिन अगर वो एज एन ओपनर नहीं खेल सकते तो आप उनको जबरदस्ती नंबर 4 के ऊपर तो ना खिलाएं. आप अगर बाबर और रिजवान के साथ जो है जो थोड़े स्लो स्टार्टर्स हैं, आप उनके साथ ओपन कर रहे हैं, 3 के ऊपर फखर है, 4 के ऊपर दोबारा फिर आप एक उसी तरह का बैट्समैन लेकर आ रहे हैं. इस टाइम आप कोई भी टीम ले लें, जितनी मर्जी यहाँ पे डिफिकल्ट कंडीशंस हो ऑस्ट्रेलिया में, एटलीस्ट हर टीम के पास एक अग्रेसिव ओपनर है. इंग्लैंड के पास जॉस बटलर हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो डेविड वार्नर है, साउथ अफ्रीका के पास क्विंटन डिकॉक है, न्यूजीलैंड ने जो है वो गप्टिल को ड्रॉप करके फिन एलन को खिलाया है. इंडिया जो है उन्होंने ये वाला रोल रोहित शर्मा को दिया हुआ है, इस वजह से उनसे आप देखेंगे रन्स नहीं हो रहे, क्योंकि वो हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हैं. तो पाकिस्तान ही सिर्फ एक ऐसी टीम है मेजर टीम्स में जो कि एक बहुत ही स्लो स्टार्ट के साथ जो है वो खेल रही है. तो आई थिंक एक तो ये कॉम्बिनेशन को चेंज करना चाहिए, और आई थिंक कि शान की जगह जो है एक आपको अग्रेसिव प्लेयर लेकर आना होगा नीचे. वो हैदर अली भी हो सकते हैं, वो खुशदिल शाह भी हो सकते हैं, वासिफ अली भी हो सकते हैं, और इफ्तिखार को जो है वो आप 3 या 4 के ऊपर खिलाएं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो कैसे जाती है. बट आई थिंक कि पाकिस्तान को ओपनिंग पेयर जो है वो चेंज करना होगा. Don't you think Babar also plays slightly in a more relaxed and his more natural way when he is opening with Fakhar Zaman rather than opening with Rizwan? किस तरह का उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है टू ट्राई. देखिए इंटरेस्टिंग क्या कामयाब एक थी. आप बाबर आजम की जब फखर जमान के साथ ओपन करते हैं तो उनकी बैटिंग एवरेज 57 है, जब वो रिजवान के साथ करते हैं तो वो 32 है. इसमें ऐसा नहीं है कि रिजवान की वजह से बाबर आजम की परफॉर्मेंस खराब हो रही है, सिर्फ लॉजिकल उसमें बात ये है कि जब बाबर आजम फखर के साथ ओपन करते हैं तो वो अटैक करने वाला जो रोल है वो फखर के पास होता है. बाबर के पास ये रोल होता है कि उन्होंने इनिंग्स को एंकर करना है. लेकिन जब वो रिजवान के साथ ओपन करते हैं तो बाबर आजम का वो रोल बन जाता है क्योंकि फखर जमान का है. तो बाबर आजम जब अटैक करने जाएंगे तो वो जल्दी आउट होंगे. तो पिछले उनके करियर में पहली बार ऐसा हुआ है बाबर आजम के करियर में कि वो 3 कंसेक्यूटिव मैचेस में 10 रन नहीं उनसे हुए. चले लास्ट मैच में तो आप कह लेंगे रन आउट हो गए, लेकिन उसके अगर आप उस रन आउट को निकाल भी दें तो रिसेंट टाइम्स में बाबर आजम से उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं. और आई थिंक कि बाबर आजम जो है वो ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं पावर प्ले के, और रिजवान जो हैं अगर उनकी आखिरी 5-7 ओवर्स में भी बैटिंग आ जाए तो वो हिटिंग कर सकते हैं, उनमें पोटेंशियल है. पहले अगर कभी उनसे नहीं रन हुए तो तब वो T20 क्रिकेट में इतने एस्टैब्लिश नहीं हुए थे. अब वो T20 क्रिकेट के एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, उनमें स्किल्स हैं, वो छक्के मार सकते हैं 170 के स्ट्राइक रेट के ऊपर, डेथ ओवर्स में वो बैटिंग कर सकते हैं. तो आई थिंक बेहतर ये है कि पाकिस्तान थोड़ा सा आप अपने कॉम्बिनेशन को चेंज करने की कोशिश करें. Let's talk about Pakistan's chances right now. अभी साउथ अफ्रीका का मैच भी पड़ा हुआ है, बांग्लादेश के साथ मैच भी पड़ा हुआ है. मजर इस वक्त क्या परम्यूटेशंस हैं, क्या इस वक्त सिनेरियोज हैं? मैथमेटिकली इज पाकिस्तान आउट ऑफ द टूर्नामेंट
walk us through the whole permutation right now. नहीं, आई थिंक पाकिस्तान अभी मैथमेटिकली जो है वो भी है, इक्वेशन के अंदर है, पाकिस्तान की चांसेस हैं, लेकिन बहुत अनलाइकली है, कोई बहुत बड़ा अपसेट होना पड़ेगा वो, और वो ये सिनेरियोज जो अभी बन रहे हैं, वो जो सबसे जो एक बेस्ट सिनेरियो पाकिस्तान के लिए बन रहा है वो ये है कि एक तो पाकिस्तान सबसे पहले अपने दोनों मैचेस जीते, साउथ अफ्रीका से और बांग्लादेश से, एंड देन दे शुड एक्सपेक्ट कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को हरा दे, जो कि अनलाइकली है, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, बट जितने अपसेट्स हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, यू नेवर नो। तो अगर तो ऐसा हो जाता है तो फिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के जो है वो 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, कंसिडरिंग के बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जो है वो अगर वो इस इक्वेशन के अंदर ना आए, तो फिर जो है वो पाकिस्तान अगर अच्छे रन रेट से आखिरी 2 मैचेस जीतता है तो पाकिस्तान आगे जा सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का जो मैच है, अगर वो वॉश आउट हो जाए और पाकिस्तान अपने बाकी के 2 मैचेस जीत जाए, तो इस केस के अंदर साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान दोनों जो है वो 6 पॉइंट्स के ऊपर आ सकते हैं, तो उसमें पाकिस्तान जो है वो आगे चला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान विल हैव मोर नंबर ऑफ विंस, साउथ अफ्रीका के 2 मैचेस वॉश आउट हुए होंगे। तो दोनों बहुत ही अनलाइकली सिनेरियो है, मैं ये नहीं कह रहा कि बारिश होगी, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कुदरत आ ही जाती है बीच में, आप कुदरत को बाहर नहीं रख सकते फ्रॉम एनीथिंग, सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट जस्ट नंबर्स एंड स्किल्स, इट इज रियली अप टू फेट, यू नो, ये पाकिस्तान के चांसेस एज यू सेड बहुत ही स्लिम है। जी बिल्कुल, आई थिंक कोई बहुत बड़ा अपसेट ही हो, लेकिन जिस तरीके से इंडिया की टीम खेल रही है इस वर्ल्ड कप में, आई थिंक दे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जो है जिम्बाब्वे या बांग्लादेश से जो है कोई मैच हारेंगे। अब तो ये है कि पाकिस्तान थोड़ा सा बस अपने उन्होंने प्राइड के लिए खेलना है कि जरा अटैकिंग क्रिकेट खेलें, कॉम्बिनेशन चेंज करें, लोगों को दिखाएं कि भाई ठीक है हमसे 1-2 गलतियां हो गई, वो हम 2 क्लोज मैचेस हार गए, लेकिन हम जो है वो 6 मैचेस भी जीत सकते हैं। There are strong teams की आपने बात की quickly right now. Who do you think will be the top 4? अब तो खैर बहुत आसान होगा ये predict करना, because now we have seen all the teams, you know, play उनकी strengths और weaknesses. क्या लगता है top 4 इस वक्त सबसे जो probables हैं वो कौन से नजर आ रहे हैं आपको? देखें जो ग्रुप 2 है उसमें तो थोड़ा सा अब काफी पिक्चर जो है वो क्लियर है कि पाकिस्तान के तो चांसेस मुश्किल लग रहे हैं, तो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका आई थिंक ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं इस ग्रुप के अंदर। जो ग्रुप 1 है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका भी अगर कोई अपसेट जो है मजीद कर दे, अपसेट तो नहीं, आई मीन दे आर एशियन चैंपियंस, लेकिन अगर वो कोई मजीद बड़े मैचेस जीत जाए तो ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है ग्रुप 1 के अंदर के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड ये तीनों जो है शायद 7 पॉइंट्स के साथ फिनिश करे, और फिर जिन 2 टीम का रन रेट अच्छा होगा वो आगे जाएंगी। तो मुझे ये लग रहा है अभी तक आई थिंक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया उस ग्रुप से, ग्रुप 1 से, एंड ग्रुप 2 से इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ये जो है वो अभी तक लग रहा है कि ये 4 स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। Right. चलें, let's wrap up today's episode. For the Pakistan fans watching this, don't be upset because there are still 2 more games to go. Pakistan do have a slight chance of remaining in the running. लेकिन again, that's a very, very slight chance. Overall, जो है वो performance के बारे में हमने discussions किए हैं. We will also talk about you know, the remaining matches in the coming days, but till then stay put क्योंकि अभी there's lots more action coming up for the Pakistan fans. South Africa की game जो है बहुत important है, so all eyes on that game and the rest of the games, of course. Thank you so much Mazhar for joining us again for this episode of Cricket on Loop, and thank you guys for watching. We will catch you in the next one.